बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर है और दिन है मंगल का। कल जैसा कि आप जानते हैं कि 15 नवंबर को एक स्टोरी आई द न्यूज़ और जंग अखबार में, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया। आज उस नोटिस की पहली समाअत थी, यानी कल जब नोटिस लिया, ऑर्डर लिखवाया, तो उस हिसाब से तो आज दूसरी समाअत थी। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल तो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। मुकम्मल इन्होंने अतर मिल्ला साहब ने क्या क्या कहा, वकला के दलाइल क्या थे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने क्या कहा, लेकिन अभी मैं आपके सामने वो 6 चीजें रखने जा रहा हूं जिन्होंने इस केस का रुख मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया है और इस पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया है। और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज ये सब कुछ कमरा अदालत में होगा और अदालत के सामने ये चीजें आएंगी और जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है उसमें इतने झोल होंगे। सबसे बड़ा ब्लंडर जो अंसार अब्बासी कर बैठे हैं, अंसार अब्बासी साहब कर बैठे हैं, जो शरीफ खानदान ने उनसे करवा दिया है, जो राना शमीम ने उनसे करवा दिया है, वो ब्लंडर ये है कि उन्होंने उसमें गो के उसमें तो नाम नहीं लिखा था कि उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी, लेकिन बाद में जो बयान हल्फी सामने आया उसमें आमिर फारूक साहब का नाम था। लेकिन सबसे बड़ा इंकशाफ आज कमरा अदालत में यह हुआ कि जस्टिस आमिर फारूक साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। हैरान कुन इंकशाफ यह था कि वो दोनों आमिर फारूक साहब और अतर मिनल्ला साहब पाकिस्तान में ही नहीं थे। और वो जो कहानी घड़ी गई कि उन्होंने कॉल की रजिस्ट्रार को आके उनके घर जाके बात कराओ, फिर उनके घर गया कोई, उनके घर जाके साकिब निसार साहब की बात कराई। तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट आज जो है वो मुकम्मल तौर पे झूठ साबित हुआ कि ये जनाब बंदा जो है वो आमिर फारूक साहब के पास गया था। उनका नाम भी गलत लिखा गया है, उनका नाम मियां आमिर फारूक लिखा गया है जबकि उनका नाम ख्वाजा आमिर फारूक है। इस तरह के भी कोई नाम की भी ये गलती है, ये नाम वाली गलती तो वहां डिस्कस नहीं हुई, लेकिन ये रिपोर्टर्स जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे थे। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो इंकशाफ हुआ वो ये हुआ कि आमिर फारूक साहब, ये जो कल से शरीफ खानदान के हामी एंकर्स और साहबी सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि आमिर फारूक साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये बात भी गलत साबित हुई है। वो एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं थे, बल्कि वो चौथे नंबर के जज थे, अनवर कासी साहब थे। अनवर कासी साहब के बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे और अतर मिनल्ला साहब के बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब थे। आमिर फारूक साहब चौथे नंबर के जज थे। आमिर फारूक साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं थे, आमिर फारूक साहब उस बेंच का भी हिस्सा नहीं थे। इन इंकशाफात ने पूरी की पूरी स्टोरी का रुख मोड़ दिया है, पूरी की पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया है। और फिर आज अंसार अब्बासी साहब के पास बुनियादी फैक्ट्स नहीं थे, बुनियादी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लगता यह है कि जैसे शरीफ खानदान पहले भी यह करता रहा है कि पूरी खबर बना के दी जाती है और वो किसी न किसी के नाम से छप जाती है, छाप दी जाती है। बुनियादी फैक्ट्स मालूम नहीं थे अंसार अब्बासी साहब को। अंसार अब्बासी साहब को यह नहीं पता था कि वो केस सुनने वाला बेंच कौन था, उनके जजेस के क्या नाम थे, शरीफ खानदान के वकला के क्या नाम थे। सबसे बड़ा एक और झोल जो स्टोरी में सामने आया वो ये आया कि अंसार अब्बासी साहब ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता तक नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कोई राब्ता नहीं किया अंसार अब्बासी साहब ने, कोई मौकफ नहीं लिया, फैक्ट्स जो है उनकी तस्दीक नहीं की। जैसे बयान हल्फी उनको दिया गया उसी तरह से जो अंसार अब्बासी साहब है उन्होंने उसको छाप दिया। और देखें कितनी बड़ी बात सामने आई है। आमिर फारूक साहब बेंच का हिस्सा नहीं थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं थे, सीनियर तरीन जज नहीं थे, पाकिस्तान में नहीं थे। इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि एक ऐसे जज पर हमला किया गया, क्योंकि शरीफ खानदान के अपने अंदर ये बातें होती हैं कि ये वो जज हैं जो इनसे काबू नहीं आ रहे। उनको जब काबू नहीं आए वही तरीकाकार, पहले पैसे से खरीदो, लालच दो, नहीं जज बिकता, फिर उसको धमकियां दो, उसके बच्चों को धमकियां दो, नहीं हाथ आता, फिर उसकी कोई वीडियो ऑडियो उसके खिलाफ ले आओ, वो भी इस बार नहीं मिला। तो इस बार राना शमीम के बयान हल्फी का सहारा लिया गया। इसके अलावा अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया अंसार अब्बासी साहब से कि आपकी पूरी स्टोरी यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस किसी के कहने पर फैसले दे रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि फिर मैंने जो समाअत की, मैंने और मियां गुल हसन औरंगजेब ने, जिसने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जजमेंट जो फैसला था उसको मुअत्तल किया और उनको जमानत पर रिहा किया, तो ये बताएं कि फिर हमने किसके कहने पे किया है, ये बेंच किसके कहने पर बना है। और अतर मिनल्ला साहब ने बाकायदा तारीखें बताई, जो तारीखें मैं आपके सामने रखूंगा अगली वीडियो में, कि ये इन तारीखों पे उन्होंने कहा कि ये गैर रवायती तौर पर है, अमूमी तौर पर ऐसे नहीं होता, बाकी केसेस में ऐसा नहीं होता जैसे यहां पर हमने किया। रोजाना की बुनियाद पर समाअत की, तो अगर नवाज शरीफ को जमानत ना देने का कहीं कोई कह रहा था, तो फिर आप ये बताएं कि नवाज शरीफ को जमानत देने का हमें किसने कहा, हमने किसके कहने पर नवाज शरीफ को यह जमानत दी। इससे बड़ा इंकशाफ, इससे बड़ी बात जो अतर मिनल्ला साहब ने कही वो ये कही, उन्होंने पूछा उनसे अंसार अब्बासी साहब से कि ये बताएं कि कौन कौन वकील थे, शरीफ खानदान थे,
शरीफ खानदान के एक नाम भी अंसार अब्बासी साहब को नहीं पता था कि कौन सा वकील था शरीफ खानदान की जानिब से। अतर मिनल्ला साहब पूरी फाइलें पढ़कर आए थे, तमाम फाइलें उनके सामने मौजूद थी। उन्होंने वकला के नाम बताए, ख्वाजा आरिफ साहब, अमजद परवेज साहब, साद हाशमी साहब, जहांगीर जदून साहब, कुछ और भी नाम है, वो सारे मैं आपको नाम खैर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के वकला ने यह इस्तदा ही नहीं की थी 17 तारीख को जब समाअत हुई थी कि आप 25 से पहले इसकी समाअत करें। जब शरीफ खानदान के वकला ने यह इस्तदा नहीं की थी कि आप अर्ली हियरिंग करें, तो आप कौन होते हैं ये स्टोरी छापने वाले, आप कौन होते हैं ये कहने वाले, ये जो इल्जाम लगाया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बार बार कि जनाब ये तय हो गया था, कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया था, फौज ने तय कर लिया था कि नवाज शरीफ और मरियम को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, तो उनके तो वकला ने इस्तदा ही नहीं की थी। अगर उनके वकला इस्तदा करते अर्ली हियरिंग की 25 जुलाई से पहले उनको उनकी समाअत की, तो फिर कोई इल्जाम बनता भी था, या इल्जाम को अभी तो इल्जाम ही नहीं बनता क्योंकि उन्होंने इस्तदा ही नहीं की थी अर्ली हियरिंग की। इसके अलावा साथ ही अतर मिनल्ला साहब ने बताया कि हर केस के अंदर जो टाइम है वो 2 हफ्ते का कम से कम दिया जाता है। यहां पर तो 2 हफ्ते भी मुकम्मल नहीं थे और उससे भी पहले की डेट दे दी, 17 को 31 की डेट दे दी। और उन्होंने कहा कि आमतौर पे ऐसा नहीं होता, रूटीन से हट के ये सारी चीजें की गई हैं। अब उन्होंने ये कहा अंसार अब्बासी साहब से कि आपने, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वो चीज है जो आपके और मेरे और हम सब के लिए है, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, कि हम लोग करप्शन के लिए, हराम के पैसे के लिए, सियासी मफाद के लिए, जाती मफाद के लिए इस हद तक कैसे कोई गिर सकता है। मैं तो हैरान हूं। और कमरा अदालत में खड़े हुए हर शख्स, चाहे उसके ताल्लुक नून लीग से भी था, नून लीग के हामी भी थे, उनके भी चेहरे उनके रंग बदल गए, गो के उनकी भी वफादारियां इसी तरह की होंगी शरीफ खानदान से। लेकिन कैसे कोई इतना गिर सकता है कि आज जब पूछा गया कि राना शमीम साहब क्यों नहीं आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो बताया गया कि जी उनके भाई फौत हुए हैं और वो गम की कैफियत में है भाई की वजह से, और भाई की वफात के बाद ये जो हमारे यहाँ आखिरी रसूमात होती हैं, उसके बाद ज़ाहिर है कुलखानी होती है, फिर आगे फिर ख़त्म शरीफ और इस तरह के मामला चलते रहते हैं। या ये ना भी हो, बहुत से लोग इस पर बिलीव नहीं करते, तो ये ना भी हो तो आना जाना लगा रहता है। ज़ाहिर है लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसलिए भाई की वफात के गम में, दुख में वो नहीं आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनसे आया नहीं गया। लेकिन वही राना शमीम जो भाई के वफात से इतने गम में मुब्तला है कि वो लाहौर से, या आरिफ वाला बताया गया, आरिफ वाला से वो इस्लामाबाद नहीं आ सके, इतने वो गमजदा थे कि यहां तक नहीं आ सके। लेकिन वही राना शमीम 6 नवंबर को उनके भाई की वफात होती है, वो अमेरिका में मौजूद थे। अमेरिका से अपने भाई का चेहरा देखने के बजाय, अपने भाई का चेहरा देखने के लिए पाकिस्तान आने की बजाय, वो अमेरिका से यहां पर अपने भाई को कब्र में उतारने के लिए आने की बजाय वहां से शरीफ खानदान की हमायत में, शरीफ खानदान को फायदा देने के लिए, पता नहीं अब किसका हुक्म था, मरियम का हुक्म था या नवाज शरीफ साहब का हुक्म था, जिसका भी हुक्म था, वहां से उस हुक्म की तामील में वो वहां से यूके चले गए। यूके जाके उन्होंने वो बयान हल्फी साइन किया। और ये वो बात है जो किसी भी आप कोर्ट रिपोर्टर से पूछ सकते हैं, नहीं मुझ पर एतबार करना मत करें, किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें। उनके अपने बेटे ने आज अदालत में कहा कि मेरे चचा फौत हुए, मेरे जो ये राना शमीम साहब हैं वो, क्योंकि किसी ने कहा कि उनके बेटे हैं, कोई बता रहा था कि उनके दामाद हैं, ये बेटे हैं दामाद हैं, लेकिन वो जो उन्होंने इंटरव्यू भी कर दिया था मतीउल्लाह जान साहब को कि उनके बेटे के तौर पे, तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मेरे चचा फौत हुए हैं, मेरे वालिद इसलिए नहीं आए। लेकिन वही वालिद, वही राना शमीम 6 तारीख को भाई की वफात की खबर सुनने के बाद अमेरिका से यूके गए, लंदन गए, वहां जाके शरीफ खानदान के हक में बैन एल्फी टेस्ट किया, बैन एल्फी दिया और फिर वो पाकिस्तान आए हैं। इतना ज्यादा कोई कैसे गिर सकता है, पैसे की खातिर कोई कैसे गिर सकता है, शरीफ खानदान के लिए कोई कैसे गिर सकता है कि अपने सगे भाई, अपने खून, अपने भाई को, आखिरी जितने भी लोग होते हैं, अल्लाह ताला सबके बेनमाइयों को महफूज रखे, वालिदैन को महफूज रखे। लेकिन हमेशा हमारे यहां यह है, जब कोई फौत हो जाता है तो कई कई घंटे, बल्कि कई बार तो एक एक पूरा दिन उसकी मैयत को रखा जाता है। हालांकि एक और पॉइंट यह भी है कि नहीं ज्यादा रखना चाहिए, दफना देना चाहिए, मैयत को अजियत नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्यों रखा जाता है? रखा इसलिए जाता है कि जी वो शख्स जो फौत होने वाला है, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके बहन भाई, कोई बाहर से आ रहा होता है, ये रूटीन में हम देखते हैं, वो आके अपने उस खूनी रिश्ते का मुंह देखना चाहता है, आखिरी दीदार करना चाहता है। जब तक वो दीदार नहीं होता तब तक उसको दफनाया नहीं जाता। कई बार हमने एक्सपीरियंस किया कि कब्रिस्तान में, कब्र में उतारने से पहले तक रिश्तेदार भाग भाग के पहुंचते रहते हैं, दूर दराज से पहुंचते रहते हैं, और कब्र में उतारने से पहले भी
उनको बचेरा दिखाया जाता है ताकि वो आखिरी दीदार कर लें। लेकिन यहां पे अपने भाई को आगे कब्र में उतारने की बजाय, और ये तो शरीफ खानदान और उनके आमियों का बन गया ना कि नवाज शरीफ साहब आप देख लें, वालदा फौत हुई है, नहीं आए यहां पे, आके वालदा को दफनाने के लिए नहीं आए। हसन हुसैन अपनी दादी को यहां पे कंधा देने के लिए नहीं आए। यहां पे हसन हुसैन अपनी वालदा को कब्र में उतारने के लिए नहीं आए। आबिल शेर अली अपनी बीवी को कब्र में उतारने के लिए नहीं आए। तो इस हद तक करप्शन, लूट मार, हराम का पैसा इतना अजीज है इन लोगों को कि वो अपने भाई को कब्र में उतारने के बजाय वहां से लंदन चले गए। ये वो चीज है जो अदालत में बताई गई है। अगर फैक्ट्स इसके मुख्तलिफ हैं, 6 को वफात नहीं हुई, किसी और तारीख को हुई है या कोई और मामला है, तो ये अदालत में सामने नहीं आया। अदालत में यही सामने आया है कि 6 तारीख को भाई फौत होते हैं और उसके बाद वो वहां से लंदन जाते हैं शरीफ खानदान की नौकरी करने के लिए। जाहिर है ये होता है, जब भी आपको कोई पॉलिटिकल पैसे देती है, पॉलिटिकल पार्टी पैसे देती है, आप उनसे फायदे लेते हैं, आप हराम का पैसा उनकी वजह से कमाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नाना शमीम साहब ने हराम का पैसा उनकी वजह से कमाया है या उनसे कितना माल लिया है, कितना माल बटोरा है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन आमतौर पे बात कर रहा हूं, ऐसे ही होता है। जब आप किसी से पैसे लेते हैं, फिर आप उनके गुलाम बन जाते हैं, फिर वो आपको इस्तेमाल करते हैं, और आप खूनी रिश्तों से ज्यादा फिर आपको वो पैसा हराम का अजीज होता है। आप उस हराम के पैसे को बचाने के लिए या उसको हलाल करने के लिए, उस हराम के पैसे को हलाल करने के लिए, वो नमक हलाली करने के लिए, फिर आपको अपने खूनी रिश्तों की इस तरह से कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब अल्लाह की जात बेहतर जानती है। बाकी फैक्ट्स क्या है अदालत में ये बताया गया, और इस पे अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने भी कहा कि ये तो हैरान कुन बात है, क्या बात कर रहे हैं ये कि जनाब वो 6 को फौत हुए, 10 को वो वहां जाके और वहां पे बेनल्फी दे रहे हैं पाकिस्तान वापस आने के बजाय। आज यहां पे नहीं आए लेकिन वहां पे लंदन पहुंच गए, तो ये अफसोसनाक चीज थी। इस एक पॉइंट ने राना शमीम साहब की इखलाकी हैसियत को जीरो कर दिया है। अतर मुल्ला साहब ने यह भी कहा कि राना शमीम के सामने अगर ये कर रहे थे साकिब निसार साहब, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं लिखा? ये तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। तो ये आज की समात में कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मुकम्मल समात का हवाल, एक एक रिमार्क्स, एक एक चीज वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज।